हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, हमें इनको नाम से ही समझना है, क्योंकि हमने जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अभी तक पढ़े हैं तो सब कुछ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनको समझना है नाम से। तो हमने नाम से ही समझा है, जिससे हमें एग्जाम में जाके डेफिनेशंस हम भूले ना। ठीक है, तो अगर आप नाम से समझेंगे तो अगर आप डेफिनेशन थोड़ी बहुत भूल भी जाते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के उसे लिख सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सो मीन्स, अगर हम इतने पोर्शन की बात करें, एक्सो मीन्स क्या होता है? एग्जिट करना। ठीक है, एग्जिट मीन्स निकालना। तो ऐसी रिएक्शन, और थर्म, थर्म की अगर हम मतलब बात करें तो थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन जो हीट को एग्जिट करती हो, मतलब निकालती हो। तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो नाम से ही समझ गए, एक्सो मीन्स एग्जिट करना और थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप सोचेंगे ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं? तो जनरल अपने डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि ऐसी कोई चीज सोचिए जिन्हें दो या दो से ज्यादा चीजों को हम मिलाएं, मिलाने पर हीट निकले। तो आपने जनरली देखा होगा जब व्हाइट वॉशिंग होती है घर में, तो उस टाइम पर जब हम चूने को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। वो इतना गर्म हो जाता है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, हमारा हाथ जल सकता है। तो जिसने नहीं देखी है वो आज के बाद इसको नोटिस करेगा, जब भी घर में व्हाइट वॉश वगैरह हो, कि चूने में जब भी पानी मिलाया जाता है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करता है। मतलब वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अब उस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं केमिस्ट्री में। CaO हमारा होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है चूना, उसमें हमने पानी मिलाया तो वो बन जाता है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उससे, जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम में आया तो आप डेफिनेशन के साथ साथ कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, वो एग्जाम्पल तो है ही, साथ साथ इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आप सोचेंगे रेस्पिरेशन कैसे? रेस्पिरेशन मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सांस अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है कि हम सांस लेते हैं, फिर हम जैसे खाना वाना खाते हैं तो ये पूरे खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। रेस्पायर करना मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे खाने से रिएक्ट करती है, और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कैसे है वो समझिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए आपको समझना पूरा जरूरी है। तो हम जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम ईट करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी मिलती कैसे? एक पूरी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है। तो हम फूड खाते हैं तो फूड हमारा क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। जैसे हमने फूड ईट किया, स्टमक में जाएगा, तो पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। अब उस डाइजेशन के दौरान जो हमारा फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे हमने कुछ भी खाया, चाहे हमने राइस खाया, पोटैटो खाया, जो भी हम खाते हैं, तो हर चीज में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के दौरान सिंपलर प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया जाता है। सिंपलर प्रोडक्ट्स मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में ब्रेक होगा, वही ग्लूकोज हमें क्या पहुंचाता है? एनर्जी पहुंचाता है। तो ये ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, और ये जो ग्लूकोज होता है, ये बाहर से आने वाली, बाहर से क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। उस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी के साथ साथ हमें वाटर, दैट मीन्स लिक्विड भी निकलता है, जो हमारा यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है बॉडी से।
और साथ साथ हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो थ्रू नोज हम रेस्पिरेशन के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीजें तो हमारी बाहर निकल जाती हैं, बट जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, तो आप दोबारा देखिए एक बार। तो हमारा इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हो क्या रहा है, हम खाना खाते हैं, खाना हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होते टाइम वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। दैट मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक होता है स्मॉल सब्सटेंसेस, मतलब किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। जितना भी ग्लूकोज उसमें होगा वो हमारी बॉडी लेगी। वो ग्लूकोज बाहर से आने वाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें एनर्जी देता है, साथ में H2O निकलता है और CO2 निकलती है। और CO2 ही क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, हीट होती है ना। दैट मीन्स हमारी क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि तभी तो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी रेगुलरली हम खाना खाते जा रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है, CO2 निकलती जा रही है, गर्मी पैदा हो रही है शरीर में। दैट मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है। दैट मीन्स ये रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। दैट मीन्स ये पूरा रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और इसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा होता है C6H12O6 प्लस में 6O2, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने ग्लूकोज से कराई, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और साथ में हमें बॉडी को हमारी एनर्जी प्रोवाइड होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो क्या है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी होगी। जब एग्जाम में आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आप डेफिनेशन के साथ साथ ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, दो रिएक्शंस आपको लिखनी होगी। ये प्रोसेस है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए 3-4 मार्क्स से क्वेश्चन में, तो आप पूरा रेस्पिरेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सोथर्मिक के अंदर। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी नाम से समझ में आना चाहिए। एंडो मीन्स क्या होता है, अंडर, ठीक है, लेना, ठीक है। एग्जिट, जैसे एक्सो मीन्स एग्जिट करना होता है, एंडो मीन्स होता है इन करना, इन मतलब लेना। यहाँ पे थर्म मीन्स हीट लेना या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी लेना, ठीक है। वहां पे हमारी एनर्जी निकल रही थी, हीट निकल रही थी, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। यहाँ पे हमें एंडो मतलब इन करनी पड़ रही है। दैट मीन्स हमें हीट या एनर्जी लेनी पड़ रही है, वहां पे निकल रही थी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट और एनर्जी लेनी पड़ती है, मतलब एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस हमारी कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो लाइमस्टोन होता है CaCO3, उसे हीट देनी पड़ती है। जब हम उसे हीट करते हैं लाइमस्टोन को तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में और प्लस में हमारी जो CO2 होती है वो निकल जाती है। तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही AgCl जो होता है वो Ag सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है जब उसे सनलाइट देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देना पड़ रहा है लेकिन पीछे वाली रिएक्शंस में निकल रही थी, तो यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉरोजन। तो कॉरोजन क्या होता है, यह आपने अपनी डेली लाइफ में देखा हुआ है बट आपको पता नहीं होगा कि इसको कॉरोजन कहते हैं हम। तो ये होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कोई भी मेटल होता है, किसी भी मेटल को जब हम नया नया लेके आते हैं तो बहुत शाइन करता है, ठीक है। और लेकिन कुछ दिनों बाद अगर वो बाहर फ्री एयर में अगर हम उसे छोड़ दें तो क्या हो जाता है, उसकी शाइनिंग कम हो जाती है, उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर हो जाएगा। जैसे हम आयरन की कोई भी सब्सटेंस लेके आए, नया कूलर लेके आए आयरन वाला, तो वो शुरू में तो बहुत चमकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद या कुछ डेज बाद क्या होता है, उसकी शाइनिंग कम होने लग जाती है, उसके ऊपर ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर की लेयर्स आने लग जाती हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, एक तरीके से वो आयरन में जो होता है उसको हम स्पेशल नेम देते हैं, उसका नाम होता है रस्टिंग, ठीक है। क्योंकि उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। जब भी क्या होता है, लोहा अगर हम बाहर छोड़ दें हवा में, तो हवा में नमी होने के कारण, हवा में पानी होने के कारण, वाटर वेपर्स होती हैं, उनके कारण क्या हो जाता है, वो आयरन में जंग लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के लिए स्पेशली शब्द है रस्टिंग, ठीक है। लेकिन बाकी सब मेटल्स के लिए, जैसे हम सिल्वर लेके आते हैं, जब हम क्या लेके आते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स लेके आते हैं,
जैसे पायल हो गई या कुछ भी जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं या कोई भी सिल्वर का सब्सटेंस हम लेके आते हैं तो शुरू में बहुत ही शाइनी नेचर का होता है, धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है। तो क्या हो रहा है, सिल्वर हो या कोई भी मेटल हो, मेटल के ऊपर एक टाइप की लेयर जम रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर, बाहर खुले होने की वजह से। तो वो जो लेयर होती है, जो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की वजह से उसके ऊपर ये लेयर जम गई है, वो पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस नेचुरल होता है, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, बाय नेचर हो रहा है। नेचर में हम किसी भी मेटल को खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे उसका कलर फेड होने लग जाता है। कभी वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, सिल्वर होती है तो सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैकिश कलर हो जाता है उसका थोड़ा। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की वजह से मेटल अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, मेटल कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में या मेटल हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि बाहर वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये पूरा नेचुरल प्रोसेस कहलाता है हमारा कोरोजन। तो एग्जाम में आएगा तो उसकी डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी है? तो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मेटल इनटू अनदर फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर देता है। लाइक ऑक्साइड में मेटल के या तो ऑक्साइड बन जाएंगे या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे या फिर मेटल के सल्फाइड्स बन जाएंगे। तो इस नेचुरल प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। अब इससे होता क्या है? इससे मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है इससे? मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स मेटल खराब होता है। अब मेटल खराब कैसे होता है? आयरन की चीजें हम बाहर छोड़ दे तो उनमें क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है। धीरे धीरे वो मेटल के ऊपर वो लेयर्स अंदर तक पहुंचती जाती है, सरफेस है मेटल की, अंदर तक पहुंचती जाती है और उसको क्या करती है? खराब करती जाती है और मेटल धीरे धीरे झड़ता जाता है। तो वो मेटल को क्या करता है? खराब करता है। तो कोरोजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो डैमेज करता है मेटल के सब्सटेंस को, मेटल की लेयर को। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, मेनली आयरन के साथ ही ज्यादा चीजें जल्दी जल्दी होती हैं, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो इजीली रिएक्ट करके अपने ऊपर वो लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से उसमें रस्टिंग हो जाती है। आयरन के लिए स्पेशल वर्ड है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन इन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। आयरन में अगर कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रीसिंग कर सकते हैं। हम कई बार क्या करते हैं? ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग करते हैं मेटल की सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि जब मेटल की सरफेस पे हम ग्रीसिंग या ऑयलिंग की एक लेयर लगा देंगे तो जो हमारा ऑक्सीजन बाहर से आएगा या फिर जो एयर मॉइस्चर बाहर से आ रहा है वो डायरेक्टली क्या नहीं कर पाएगा? रिएक्ट नहीं कर पाएगा सरफेस से। उससे पहले उसे किसकी लेयर मिल जाएगी? ऑयल की लेयर मिल जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारी जो अंदर की लेयर होगी वो थोड़ा बच जाएगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, जो मेटल की सरफेस होती है उसे पेंट कर दो। पेंट करने की वजह से भी जो बाहर से हमारा ऑक्सीजन मॉइस्चर कुछ भी आ रहा है वो डायरेक्टली मेटल की सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन या स्टील की सरफेस पे जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा आयरन की सरफेस है जिसे हमें बचाना है रस्टिंग से, तो उसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। तो जिंक भी एक टाइप का मेटल है। जिंक मेटल की कोटिंग करने से बाहर से आने वाली एयर मॉइस्चर डायरेक्टली आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्पेशली जिंक की ही कोटिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम है गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि जिंक मेटल को यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हो गए जिस प्रोसेस की हेल्प से हम कोरोजन से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी हमने अपने घरों में देखा होगा, खासकर गर्मियों के टाइम पे, कि हम बाहर जब खाना वगैरह रख देते हैं तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है कुछ घंटों बाद। अगर हम कुछ टाइम के लिए खाने को बाहर रख देते हैं तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो दैट मीन्स उसमें होता क्या है कि बाहर से आने वाली एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। वो जब ऑक्सीजन से, लाइट से खाना जब रिएक्ट करता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन की वजह से हमारे खाने का टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाती हैं और खाना अनप्लीजेंट हो जाता है, जिसे हम खा नहीं सकते, बेकार हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस की वजह से ये सब होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी।
क्योंकि एसिडिटी एक वर्ड आपको इसमें मिल रहा होगा, रैंसिडिटी मतलब उसमें एक एसिड टाइप का बन जाता है जो खाने का टेस्ट, स्मेल सब चेंज कर देता है। तो उसको एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्योंकि एयर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा इसका, क्योंकि एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा हमारे खाने का, और वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी। अगर खाना थोड़ा बहुत हल्का स्मेल आ रही है मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, अच्छे से ही खराब हो चुका है पूरा, दैट मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है और उसका टेस्ट ऑर्डर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, खाने के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्योंकि जो हमारे एयर होती है उसमें मॉइस्चर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण खाने में जो भी फैट्स ऑयल होता है उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है या फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से खाने का जो टेस्ट हो जाता है वो अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है या ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाती है। अब किन किन के एक्सपोजर की वजह से, अगर वो लाइट, एयर या मॉइस्चर किसी चीज में भी ज्यादा देर तक रह गया, खाना बाहर पड़ा हुआ, ठीक है, एयर से, लाइट से या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इससे होता क्या है, अब ये तो हमें पता ही है कि इस पूरे प्रोसेस से खाना खराब हो जाता है, बट इस ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से सब ना हो। प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन हमें वैसे नॉर्मली पता होते हैं। ऐसे खाने को या तो एयर टाइट कंटेनर में रखो कि जिससे एयर उससे रिएक्ट ही ना कर सके, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखो जिससे खाने का टेम्परेचर डाउन रहे, एयर का कांटेक्ट उससे कम हो, या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन, एंटी मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोके, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से रोके, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन होने से रोके, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास पैकेट्स के जो सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिल की जाती है, जो भी चिप्स वगैरह होती है नाइट्रोजन फिल कर जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देती है। तो चिप्स वगैरह के पैकेट में हमें दिखता है कि जो पैकेट्स होते हैं वो बिल्कुल फूले हुए होते हैं, कि उनके अंदर एक गैस होती है, और वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन से चिप्स वगैरह की जो भी खाने के सब्सटेंस है उनकी रिएक्शन को रोकती है, और खाना जो होता है उसके अंदर जो भी खाना होता है वो क्या हो जाता है, वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंशंस हो गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इस चैप्टर से रिलेटेड लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिससे हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से फिनिश अप कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।